नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा चौथा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने 3 और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका जो परीक्षा में पेपर मिलेगा वो कुल 3 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड अ होगा, दूसरा खंड ब होगा और तीसरा खंड स होगा। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। जो पहला खंड अ है आपका, उसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और अधिकतम 100 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा गया है। जो आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी गद्य के आरंभिक 4 उन्नायकों के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य के जो 4 आरंभिक उन्नायक हैं उन चारों का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी गद्य के आरंभिक उन्नायकों ने खड़ी बोली गद्य को स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 4 प्रमुख उन्नायक और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। अब एक एक करके चारों का नाम लिख देंगे आप। पहला नाम है मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इनकी प्रसिद्ध रचना है सुख सागर, जिसमें इन्होंने धार्मिक और नैतिक कथाओं का वर्णन किया हुआ है। दूसरा नाम है सदल मिश्र। सदल मिश्र के द्वारा नाचिकेतोपाख्यान लिखा गया है। इसको चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो शैली है वो उपदेशात्मक शैली है। उपदेशात्मक शैली में इनके द्वारा रचना किया गया है। तीसरा नाम है लल्लू लाल। लल्लू लाल ने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए प्रेम सागर की रचना की हुई है। प्रेम सागर में जो है भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथाओं का वर्णन ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में किया गया है। दोनों के मिश्रण में इसकी रचना की गई है। चौथा नाम देख लेते हैं। चौथा नाम जो है मुंशी ईसा अल्लाह खां है और इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसको उदय भान चरित के नाम से भी जाना जाता है, जो मनोरंजक शैली में ठेठ हिंदी में लिखी गई है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पुरुष एवं स्त्री पात्रों के नाम लिखिए। तो जो प्रमुख पुरुष पात्र हैं और जो प्रमुख स्त्री पात्र हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पात्रों में निम्नलिखित शामिल हैं, या उनका नाम निम्नलिखित है। तो स्त्री पात्रों को पहले हम लोग देखेंगे। स्त्री पात्रों में पहला नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जिसको मनु और मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर है, मुंदर है, काशीबाई है, मोतीबाई है, जूही है, झलकारी कोरिंग है। पुरुष पात्रों में आप देखेंगे तो तात्या टोपे हैं, गंगाधर राव हैं जो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे, खुदा बख्श हैं, दीवान रघुनाथ सिंह हैं, दीवान आनंद राय हैं, मोरोपंत हैं जो रानी के पिता थे, नाना साहब हैं और राव साहब हैं। इतने पुरुष पात्र हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। तो जो कहानी के 6 तत्व हैं उन 6 तत्वों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि कहानी के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। एक एक करके 6 का नाम आप लिखेंगे। पहला है कथा वस्तु, जिसमें घटनाओं का वर्णन रहता है। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण कर लीजिएगा इसको, जिसमें कहानी के किरदारों का वर्णन रहता है। तीसरा है संवाद योजना, जिसमें पात्रों की बातचीत होती है जिसके माध्यम से कथानक जो है आगे बढ़ता है। चौथा तत्व है परिवेश, जिसको देश काल एवं वातावरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहानी का समय और स्थान दिया जाता है। पांचवा है भाषा शैली, कहानी में प्रयुक्त भाषा एवं शैली का वर्णन इसमें किया जाता है। और छठा तत्व है उद्देश्य, कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इसका वर्णन इसमें किया जाता है। ये तत्व मिलकर एक सुसंगत और पूर्ण कथा की रचना करते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अज्ञेय किस धारा के कहानीकार हैं, उनके प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ उत्तर में आप लिखेंगे कि अज्ञेय जो है इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। मनोविश्लेषणवादी और प्रयोगवादी धारा के कहानीकार माने जाते हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। अब उनके एक एक करके कहानी संग्रहों का नाम लिखेंगे। विपथगा हो गया जो 1937 में आया था, परंपरा 1944 में आया था, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदोल 1951 में, ए तेरे प्रतिरूप 1961 में। ये अज्ञेय के कहानी संग्रह हैं। इतना आप लिख देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाजेब कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए। तो पाजेब कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है?
लेखक जो है इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है उसी बात को यहाँ पर आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे जैनेन्द्र कुमार की पाजेब कहानी का मूल प्रतिपाद्य बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट करना है। यह कहानी दिखाती है कि बच्चों की कोमल भावनाओं, इच्छाओं जैसे खेल खिलौनों और आभूषणों की लालसा और भोलेपन को समझे बिना उन पर संदेह करना या डराना धमकाना कैसे उन्हें झूठ बोलने या बिना अपराध के भी अपराधी बनने के लिए विवश कर सकता है। यह माता पिता को बच्चों के प्रति संतुलित और विश्वासपूर्ण व्यवहार करने की शिक्षा देती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। और खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना है। देखते हैं आपसे क्या क्या इसमें पूछा गया है। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो है गिल्लू रेखा चित्र के आधार पर गिल्लू के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी गिल्लू जो रेखा चित्र है उसमें जो गिल्लू है उसके चरित्र में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू रेखा चित्र के आधार पर गिल्लू की चारित्रिक विशेषताएं निम्न हैं। एक एक करके उन विशेषताओं को लिखेंगे। पहली विशेषता है स्नेही और आत्मीयता पूर्ण, यानी गिल्लू जो है स्नेही है और आत्मीयता से भरा हुआ है। गिल्लू में लेखिका के प्रति गहरा स्नेह और आत्मीयता थी। वह लेखिका के सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता था और जब लेखिका बीमार हुई तो उनसे अपना प्रिय भोजन काजू खाना भी छोड़ दिया था, जो उसके गहरे लगाव को दर्शाता है। अब अगली विशेषता जो उसके चरित्र की है वो है चंचल और क्रीड़ा प्रिय। यानी गिल्लू जो है चंचल है और क्रीड़ा प्रिय है, खेल खेलता रहता है हमेशा। वह स्वभाव से बहुत चंचल और नटखट था। वह अक्सर पर्दे पर स्तर से चढ़ता और उतरता था या सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। उसे अपने झूले में झूलना और लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह के खेल खेलना पसंद करता था, वह ऐसा करता था। अगली जो विशेषता है वह है समझदार और जिज्ञासु। यानी गिल्लू जो था समझदार था, उसके भीतर जिज्ञासा की भावना रहती थी, वो चीज़ों को जानना चाहता था। गिल्लू की समझदारी सबको हैरान करती थी। वह अपने रहने के लिए नया उपाय खोज निकाला था, जैसे गर्मी में सुराही पर लेट जाना। वह कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर की दुनिया को अपनी कांच सी आंखों से देखता समझता रहता था, यानी उसके मन में जिज्ञासा की भावना भी भरी रहती थी। अगली जो विशेषता है वह लेखिका के प्रति समर्पित। यानी गिल्लू जो था वो महादेवी वर्मा के प्रति समर्पित था। गिल्लू का जो समर्पण था वो अद्वितीय था। वह लेखिका के साथ ही भोजन करने का साहस करता था और उसे मना करने पर भी थाली के पास बैठ जाता था। बाहर की गिलहरियों को देखकर भी वह लेखिका का साथ छोड़कर नहीं गया, जो उसकी अटूट निष्ठा को दर्शाता है। अगली विशेषता है साहसी। यानी वह साहसी भी है। कौवे के हमले से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने लेखिका के प्रेम और देखभाल से जीवन वापस पाया, जो उसकी जिजीविसा और साहस को दर्शाता है। संक्षेप में देखा जाए तो गिल्लू एक स्नेही, चंचल, समझदार और समर्पित जीव था, जिसने अपनी उपस्थिति से लेखिका के एकाकी जीवन को प्रेम और उल्लास से भर दिया। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कीजिए। पन्नाधाय, इनके चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि पन्नाधाय भारतीय इतिहास की एक अमर वीरांगना है, जो अपने अद्वितीय त्याग और कर्तव्य निष्ठा के लिए जानी जाती हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्न हैं। अब कौन कौन सी विशेषता है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। पहली विशेषता है अद्वितीय त्याग। यानी उन्होंने अपने स्वामी के वंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया है, यानी उनके भीतर त्याग की भावना है। तो पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता है अडिग स्वामी भक्ति। यानी उनका संबंध एक राज परिवार से था, राज परिवार में वो काम करती थी, तो राज परिवार की धाय होने के नाते उन्होंने अपने राजधर्म के निजी मोह से ऊपर रखा, यानी अपने स्वामी की भक्ति उन्होंने की। तो दूसरी विशेषता हो गई अडिग स्वामी भक्ति। तीसरी विशेषता है उच्च कर्तव्य निष्ठा। यानी अपने कर्तव्य का पालन उनके द्वारा हर हाल में किया जाता है। महाराणा सांगा के वंश को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने सर्वोच्च कर्तव्य का पालन किया हुआ है। चौथी जो विशेषता उनके चरित्र की है वह है बुद्धिमत्ता एवं साहस। बनवीर को चकमा देने और बालक उदय सिंह को गुप्त रूप से कुंभलगढ़ पहुंचाने में अदम्य साहस दिखाया है। उन्होंने अदम्य बुद्धिमत्ता का भी परिचय दिया है और साहस भी उनके द्वारा दिखाया गया है।
अगली जो विशेषता है वो है उदात्त मातृत्व। उन्होंने अपने मातृत्व को व्यक्तिगत न रखकर मेवाड़ के भविष्य से जोड़ा हुआ है, तो उनका मातृत्व जो है वो उदात्त है, सबके लिए है, पूरे जो है मेवाड़ के लिए है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद की कहानी कला पर प्रकाश डालिए, यानी प्रेमचंद की कहानी कला में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उन्हीं विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रेमचंद कथा सम्राट हैं, उनकी कहानी कला युग प्रवर्तक है, यानी उनकी कहानी कला से युग का प्रवर्तन हुआ है। इनकी कहानी कला यथार्थ और आदर्शवाद का मिश्रण है, यानी इसमें यथार्थवाद भी पाया जाता है, आदर्शवाद भी पाया जाता है, दोनों का मिश्रण उनके द्वारा किया गया है, जिसकी विशेषताएं निम्न हैं। अब एक एक करके इस विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। पहली विशेषता है यथार्थवादी चित्रण, यानी उनकी कहानियां यथार्थवाद पर आधारित हैं। उन्होंने अपने कहानियों में भारतीय समाज की वास्तविक कष्टप्रद समस्याओं जैसे गरीबी हो गया, शोषण हो गया, किसानों का दुख हो गया, नारी की दुर्दशा हो गया, इसका सच्चा और गहरा चित्रण किया हुआ है, यानी उनकी कहानियां यथार्थवाद पर आधारित हैं। दूसरी विशेषता है आदर्शवाद की स्थापना, यानी उन्होंने चित्रण तो यथार्थवाद का किया हुआ है, लेकिन इस यथार्थवाद के माध्यम से उन्होंने आदर्शवाद की स्थापना करने की कोशिश की हुई है। कहानी के अंत में पात्रों के माध्यम से मानवीय मूल्यों और आदर्श समाधान की ओर संकेत करता है, यानी कहानी के अंत में ऐसा वर्णन करते हैं प्रेमचंद कि उससे आदर्श की स्थापना हो समाज में, ऐसा उनके द्वारा वर्णन किया जाता है। अगली जो विशेषता है उद्देश्य पूर्णता, यानी उनकी कहानियां सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करती हैं और पाठकों को सामाजिक परिवर्तन तथा नैतिक उत्थान के लिए प्रेरित करती हैं। कहने का मतलब यह है कि उनकी कहानी का कोई न कोई उद्देश्य होता है, उनकी कहानियां निरुद्देश्य नहीं होती हैं। अगली विशेषता है सरल भाषा, यानी उन्होंने जन सामान्य की बोलचाल की भाषा जैसे हिंदी उर्दू मिश्रित का प्रयोग किया है, जिससे उनकी रचनाएं हर वर्ग तक पहुंचती हैं। संक्षेप में अगर कहें तो प्रेमचंद ने समाज का यथार्थ दिखाकर भी आदर्श की स्थापना का सफल प्रयास किया, जो उनकी कहानी कला को विशिष्ट बनाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। खंड स है और खंड स में आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना है। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की समीक्षा कीजिए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध शैली में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। उनकी निबंध शैली हिंदी साहित्य में अपने व्यक्ति व्यंजक ललित गद्य और गहन मानवतावादी दृष्टि के लिए विख्यात है। उनकी शैली केवल विचारों का प्रस्तुतिकरण नहीं है, बल्कि एक सहज और आत्मीय बातचीत का अनुभव कराती है। उनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अब एक एक करके उन विशेषताओं को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहली विशेषता है ललित और व्यक्ति व्यंजक शैली। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की पहली विशेषता है। द्विवेदी जी को मुख्य रूप से ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। उनके निबंधों में व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। वे किसी भी विषय, चाहे वो अशोक के फूल हो, नाखून क्यों बढ़ते हो, फुटज हो, किसी भी विषय को जब वो उठाते हैं तो अपने निजी अनुभवों, विचारों तथा व्यापक ज्ञान से उसको जोड़ देते हैं, जिससे वो सरस और भावुकतापूर्ण विषय बन जाता है। इस शैली में आत्मपरकता की प्रधानता रहती है, जहां लेखक पाठक के साथ सीधे संवाद स्थापित करता हुआ प्रतीत होता है। जो दूसरी विशेषता है वो है विचारात्मकता और गवेषणात्मकता, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की जो दूसरी विशेषता है वो है विचारात्मकता और गवेषणात्मकता। उनके कई निबंध गंभीर विचारात्मक और आलोचनात्मक प्रकृति के हैं। इनमें वे गवेषणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। इस शैली में उनकी विद्वता और बहुआयामी ज्ञान, जैसे संस्कृत का ज्ञान हो गया, प्राकृत का ज्ञान हो गया, अपभ्रंश, इतिहास, दर्शन का ज्ञान हो गया, इन सभी का जो है परिचय मिलता है। यह भाषा संस्कृत प्रधान और प्रांजल हो जाती है तथा वाक्य कुछ बड़े होते हैं। वे किसी भी विषय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जाकर उसका विश्लेषण करते हैं, जैसे कबीर या भारतीय संस्कृति से संबंधित निबंधों में उनके द्वारा ये सभी काम किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है उनके निबंध शैली की है वो है भाषा का स्वरूप,
द्विवेदी जी की भाषा विषय और भाव के अनुकूल परिवर्तित होती रहती है, यानी जैसा विषय होता है, जैसा भाव होता है, उसी के अनुरूप उनके द्वारा भाषा का प्रयोग किया जाता है। ललित निबंधों में उनकी भाषा अलग है और विचारात्मक निबंधों में उनकी भाषा अलग है। ललित निबंधों में जो उनकी भाषा है वो सरल हो जाता है, सरस हो जाता है, प्रवाहमयी होती है। इसमें हिंदी के प्रचलित शब्दों के साथ साथ तत्सम और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जिससे एक सहजता आ जाती है। जो विचारात्मक निबंध होते हैं उसमें भाषा संस्कृत निष्ठ, तत्सम शब्दावली से युक्त और अधिक परिमार्जित हो जाती है। उन्होंने लोकोक्तियों, मुहावरों और व्यंग का सफल प्रयोग किया हुआ है, जिससे पांडित्य का बोझ नहीं महसूस होता है और बात अधिक प्रभावी ढंग से पाठकों तक पहुंच जाती है। अगली जो विशेषता है वो है समन्वय और मानवतावाद, यानी उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से समन्वय करने की प्रयास किया है, मानवतावाद को स्थापित करने का प्रयास किया हुआ है। उनकी शैली की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता समन्वय की भावना है। वे भारतीय संस्कृति के अतीत और वर्तमान, लोक और शास्त्र, ज्ञान और भक्ति के बीच एक सुंदर सामंजस्य स्थापित करते हैं। उनके निबंधों का मूल स्वर मानवतावाद है। वे तुच्छ से तुच्छ विषय को उठाकर उसे मानव जीवन और व्यापक सांस्कृतिक चेतना से जोड़ देते हैं, जिससे एक गहन दार्शनिक अर्थ निकलता है। अगली जो विशेषता है उनके निबंध शैली की वो है कथात्मक और व्यंग्यात्मकता, यानी वे अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए कथात्मकता और दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं। लोक कथाओं का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है, लोक दृष्टांतों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी बखूबी मिलता है, जिसका प्रयोग वे सामाजिक रूढ़ियों और विसंगतियों पर हल्के फुल्के अंदाज में चोट करने के लिए करते हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली पांडित्य की गंभीरता, यहाँ पांडित्य कर लीजिएगा, पांडित्य की गंभीरता, कलाकार की लालित्य और मानव प्रेमी की सहृदयता का अद्भुत मिश्रण है। वे निबंध को केवल विचार प्रस्तुति का माध्यम न मानकर उसे व्यक्तित्व, व्यंजना और साहित्यिक सौंदर्य का एक नया आयाम देते हैं। इतना आप लिख देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पूरा हो जाएगा। अब अगली विशेषता देख लेते हैं हम लोग, अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है वह नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुवस्वामिनी नाटक की समीक्षा कीजिए। अब नाटक के जो तत्व होते हैं उन तत्वों के आधार पर आपको ध्रुवस्वामिनी नाटक की समीक्षा यहाँ पर करनी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण नाटक है, जिसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नारी के अधिकार, मानवीय मूल्यों और रूढ़ियों से विद्रोह का शंखनाद करता है। नाटक के प्रमुख तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा निम्नलिखित है। अब एक एक करके नाटक के तत्वों के आधार पर इस नाटक की हम लोग समीक्षा करेंगे। नाटक का पहला तत्व है कथा वस्तु। नाटक की कथा वस्तु सुगठित, संक्षिप्त और संघर्ष प्रधान है, जो 3 अंकों में बटी हुई है। इन नाटक की पूरी कथावस्तु 3 अंकों में विभाजित है। इसका मूल विषय गुप्त सम्राट रामगुप्त द्वारा सकराज को अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को भेंट स्वरूप देना है। यह अपमानजनक घटना ही नाटक की सारी गतिशीलता को जन्म देती है। चंद्रगुप्त का वेश बदलकर शक शिविर में जाकर सकराज का वध करना चरम बिंदु है। कथानक अंत में पुरोहित द्वारा धर्मशास्त्र के आधार पर रामगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के विवाह बंधन को अमान्य घोषित करने के साथ तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचता है, जो प्रसाद के युगानुकूल संदेश को स्थापित करता है। अब अगला जो तत्व है नाटक का वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण, यानी कौन कौन से पात्र हैं, उन पात्रों का चरित्र कैसा है। तो पात्रों की संख्या सीमित है ध्रुवस्वामिनी नाटक में। इसमें ध्रुवस्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, कोमा है, सकराज है, मंदाकिनी है, ये सभी प्रमुख पात्र हैं। इन प्रमुख पात्रों के अलावा गौण पात्र भी हैं और इनका जो चरित्र है वो मनोवैज्ञानिक है और सशक्त है। एक एक करके थोड़ा सा इनके चरित्रों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला नाम ध्रुवस्वामिनी है। वह आधुनिक नारी चेतना का प्रतीक है। वह पहले निरीहता से संघर्ष करती है, किंतु बाद में अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर अपने आत्मसम्मान और मुक्ति के लिए लड़ती है। उसका चरित्र विकास ही नाटक का केंद्रीय आकर्षण है। दूसरा नाम चंद्रगुप्त है। वह वीर है, त्यागी है, उदात्त प्रेम का प्रतीक है। वह आदर्शवादी होते हुए भी क्रियाशील है। अगला नाम रामगुप्त है। रामगुप्त जो है कायर है, विलासी है, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले शासक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अंत नैतिक पतन होता है, यानी अंततः नैतिक पतन होता है उसका, और वह मारा भी जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नाटक का जो अगला तत्व है वो है संवाद योजना,
इन नाटक में किस प्रकार के संवादों का प्रयोग किया गया है। नाटक के संवाद संक्षिप्त हैं, तीखे और मार्मिक हैं। वे पात्रों के मनोभावों की तीव्रता को व्यक्त करते हैं और विचारों को गहराई प्रदान करते हैं। ध्रुवस्वामिनी के आत्मसंघर्ष को व्यक्त करने वाले तथा पुरोहित के धर्म और नैतिकता से जुड़े संवाद का अत्यंत प्रभावशाली है। यानी ऐसे जो संवाद हैं वो अत्यंत प्रभावशाली संवाद हैं। संवादों की यह विशेषता नाटक को केवल एक कहानी न बनाकर वैचारिक कृति बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो तत्व है वो है देश काल एवं वातावरण। इन नाटक की पृष्ठभूमि जो है गुप्त काल की है, लेकिन प्रसाद ने इसे केवल ऐतिहासिक न रखकर कालजयी बना दिया है, यानी जो सभी कालों के लिए मान्य है। नाटक में संकलन त्रय यानी समय, स्थान और कार्य की एकता का सफल निर्वाह हुआ है। वातावरण भय, अनिश्चितता और संघर्ष से भरा हुआ है। शक शिविर में व्याप्त भय और ध्रुवस्वामिनी का मानसिक संताप पूरे नाटक में एक तनावपूर्ण और गंभीर वातावरण बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो तत्व है वो है उद्देश्य, यानी नाटक का उद्देश्य क्या है। नाटक का मुख्य उद्देश्य नारी के पुनर्विवाह के अधिकार को स्थापित करना और विवाह को मात्र सामाजिक बंधन के बजाय आत्मिक और मानवीय संबंध मानना है। इसके माध्यम से प्रसाद ने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है और यह संदेश दिया है कि मानवीय गरिमा किसी भी शास्त्र से ऊपर है। यह कायरता पर वीरता और अनैतिकता पर नैतिकता की विजय का उद्घोष करता है। अगला जो तत्व है वो है भाषा शैली, यानी नाटक में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ और तत्सम प्रधान होते हुए भी पात्रों के भावों की अनुकूल और प्रवाहमयी है। भाषा में ओज और लालित्य का समन्वय है। संवादों की शैली भावुकतापूर्ण और दार्शनिक है, जो नाटक की गंभीरता को बढ़ाती है। अब नाटक का जो अगला तत्व है वो है अभिनय एवं रंगमंच। यानी ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है वो अभिनय की दृष्टि से कैसा है। ध्रुवस्वामिनी रंगमंच की दृष्टि से अत्यंत सफल नाटक है। दृश्यों की संख्या सीमित है और वे परिवर्तनशील नहीं है। बार बार दृश्य बदलते नहीं हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे सकराज का वध हो गया सीधे मंच पर घटित होती है, जिससे दर्शकों पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। यह नाटक अभिनय पर जोर देता है और इसमें गीत योजना नगण्य है, जो इसे आधुनिक नाट्य शिल्प के करीब लाता है। अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि ध्रुवस्वामिनी अपनी सशक्त कथा वस्तु, जीवंत चरित्र, मार्मिक संवाद और क्रांतिकारी उद्देश्य के कारण हिंदी साहित्य में एक अविस्मरणीय और उत्कृष्ट नाट्य कृति है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। और एक जरूरी सूचना कि अगर आपके पास किसी भी सेमेस्टर के हिंदी का पेपर है, अगर उसको सॉल्व करवाना चाहते हैं तो वह पेपर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर जो है भेज सकते हैं। 86 616 पर आप इस नंबर पर पेपर को भेज दीजिएगा। हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे, दोबारा आपको वापस कर देंगे। धन्यवाद।